नमस्कार दोस्तों। मैं जो देख रहा हूँ यह क्वेश्चन वहाँ से 6th क्लास के एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री से लिया हूँ, जिसमें पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको एनसीईआरटी का जब आप एक एक क्वेश्चन समझेंगे, एक एक क्वेश्चन का जो लॉजिक को पकड़ेंगे, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कितनी महत्वपूर्ण यह टॉपिक होता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने का। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। 1 नंबर की जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है गेहूँ और जौ की फसलों की जो फसलों है, ठीक है, गेहूँ और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी विचार करना है। क्या विचार करना है? ऑप्शन ए, 1 नंबर का जो है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। कहने का मतलब है कि गेहूँ और जौ जो है ना, इसका शुरुआत मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किया गया। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। 2 नंबर कहता है। तो क्या सही होगा? ऑप्शन 1 कहता है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। अगर इसका व्याख्या हम देखेंगे तो देखिए व्याख्या में क्या कहता है। कहता है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूँ और जौ उपजाना आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व किया। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और किर्थर, ये हाईलाइट करना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य क्षेत्र में। अतः कथन क्या हो जाएगा? 2 गलत हो जाएगा। गेहूँ और जौ उपजाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। कहाँ से? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। और नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो संत कबीर नगर के लहुरादेव, क्या है? संत कबीर नगर के लहुरादेव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है। सामान्यतः कृषि का विकास गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। कहाँ हुआ था? गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। किसका? सामान्यतः कृषि का विकास। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कहता है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है। फिर कहता है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इनमें से क्या हो जाएगा? तो हम आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं इनमें से क्या होगा। तो चलिए 1 को टिक करते हैं, केवल 1। इसका व्याख्या देखते हैं। कथन सही है। 1 नंबर की जो है कथन सही है। और कहा जाता है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई। अतः कथन 2 गलत है। तो कहाँ हुआ है? सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई, सिंधु नदी के किनारे, न कि गंगा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सोन के आसपास यानी दक्षिण में इसकी सहायक, यहाँ पकड़ना है, दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? क्या हो जाएगा? अवंती होगा, या वजी होगा, या काशी, या मगध।
मेरे दोस्तों ये गंगा नदी के दक्षिण की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको मगध। चलो इसको हम टिक करते हैं, इस क्वेश्चन को टिक करते हैं, मगध लगाते हैं। व्याख्या हम देखते हैं, कहता है सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, है ना। मगध प्राचीन काल का पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, कहता है कि भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। दूसरा है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था क्या। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा के आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलिए या तो एक या तो दो, या तो एक और दो दोनों, या तो नहीं, न तो एक ना ही दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हम लगाते हैं एक और दो दोनों। व्याख्या हम देखते हैं क्या किया गया है। व्याख्या में बताया गया है, कहता है कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भरत समूह के नाम का प्रयोग देश के लिए होने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी पांडुलिपियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं के बारे में बात कर रहा है। तो एक नंबर के ऑप्शन है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। 2 नंबर में है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। पांडुलिपियों तार के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और चौथा है, पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर हम टिक लगाते हैं एक नंबर, टिक लगाते हैं इसका, तो इसको टिक करते हैं 4 नंबर। पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये तो जैसे केवल आया ना मेरे दोस्तों, तो ये नेगेटिव वर्ड भी है और नेगेटिव वर्ड से भी हम इसको इल्यूमिनेट कर सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि जो व्याख्या कथन A, B, C सही है परंतु D गलत है। क्यों? कहता है क्योंकि पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। साथ ही ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं से प्राप्त हुई है, जिनमें संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भी शामिल है। देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। क्या ये सही है? दूसरा, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। ये क्या सही होगा मेरे दोस्तों? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका हम आंसर टिक करते हैं मेरे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम केवल 2 में लगाते हैं। व्याख्या क्या है? कहता है कि ऐसे लेख
जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे क्या कहलाते थे? अभिलेख कहलाते थे। अतः कथन 1 गलत होगा। कथन 2 क्या है? अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। समझ गया? कहता है ये जो यहाँ जो दिया गया है कथन 2 में पढ़ते, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। ठीक है, तो इसमें कथन 2 क्या है? सही है। अभिलेखों को राजा और रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कहता है कि अशोक का जो है ना, कहता है कि अशोक का जो कंधाघार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो 1 नंबर में है अरामाइक और ब्राह्मणी, यूनानी और ब्राह्मणी, देवनागरी और तमिल, यूनानी और अरामाइक। तो क्या हो जाएगा? हम ठीक करते हैं, इन चारों में से किस में लगाएंगे? तो चलिए डी में लगाते हैं, यूनानी और अरामाइक। इसका व्याख्या क्या है? अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। कहता है कथन ए में ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। कारण क्या दिया गया है? कारण बताया गया है क्योंकि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। क्या होगा आंसर मेरे दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या टिक किया जाए? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर 1 नंबर का होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए इसको हम टिक करते हैं। क्या करता है? तो चलिए इसका 8 नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, यही हो जाएगा। व्याख्या क्या दिया है? विकल्प ए सही उत्तर है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है जिसे अंग्रेजी में एडी एनो डोमिनी कहा जाता है। बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा तथा सीई का अर्थ होता है कॉमन एरा होता है। अब देखो बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिर्फ हमारे पास कितना था? इस चैप्टर से 8 ही क्वेश्चन था। क्या था? 8 ही क्वेश्चन। इसी तरह हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर भी कीजिए और अपने दोस्त तक पहुँचाइए। और इसी तरह हम हर चैप्टर से रिलेटेड एकदम सीधा एनसीईआरटी फैक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और वहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। जय हिंद।